नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूबी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का मानक समीकरण E बराबर EM साइन ओमेगा टी और I बराबर IM साइन ओमेगा टी तक पढ़ चुके थे। प्रत्यावर्ती धारा समीकरण के और भी कुछ मानक समीकरण होते हैं, स्टैंडर्ड समीकरण होते हैं, उसको देख लेते हैं, जो हमारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं और बार बार आते रहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का मानक समीकरण लिखिए। और ये मानक समीकरण कई रूप में होते हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के अन्य मानक रूप, पहला वोल्टता है यहाँ पर और यहाँ धारा का मानक समीकरण है, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहला वोल्टता का जो मानक समीकरण होता है E बराबर EM साइन ओमेगा टी होता है, जिसे हम लोगों ने डेरिवेशन करके निकाला था। इसके अलावा ओमेगा टी को जब रिप्लेस करेंगे थीटा से, थीटा बराबर ओमेगा टी ही होता है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, जिसे कोणीय वेग कहते हैं। ये थीटा ओमेगा टी के बराबर होता है। जब इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर E बराबर EM साइन थीटा भी लिख सकते हैं। यह भी एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का मानक समीकरण है। इसी के अलावा E बराबर EM साइन 2 पाई FT, यह भी एक वोल्टता का मानक समीकरण है, प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टता का मानक समीकरण है। ये कैसे आया, इसको समझा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ ओमेगा टी है, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई होता है, 2 पाई F होता है। ओमेगा बराबर 2 पाई F होता है। जब इसको ओमेगा को 2 पाई F से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर E बराबर EM साइन 2 पाई FT हमको मिल जाएगा। इसके अलावा ये फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 टाइम पीरियड होता है। जब इस फ्रीक्वेंसी को जो है 1/t से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर ये चौथा वाला मानक समीकरण हमको मिल जाएगा, E बराबर EM साइन 2 पाई T/t। इसी प्रकार धारा के लिए भी देख सकते हैं, यहाँ पर I बराबर IM साइन ओमेगा टी। इस ओमेगा टी को रिप्लेस करेंगे थीटा से तो इस तरीके का दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा, स्टैंडर्ड समीकरण धारा का। I बराबर IM साइन ओमेगा टी, I बराबर IM साइन थीटा। फिर यहाँ पर 2 पाई F से जब ओमेगा को रिप्लेस करेंगे तो ये तीसरा वाला स्टैंडर्ड समीकरण मानक समीकरण प्राप्त हो जाएगा हमको, I बराबर IM साइन 2 पाई FT। फिर इस T को रिप्लेस करेंगे, इस T को नहीं F को रिप्लेस करेंगे। F बराबर होता है 1/t, कैपिटल T, जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये हमको चौथा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से इतने जो है स्टैंडर्ड समीकरण होते हैं प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता के। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, जिसमें हम लोग प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं को देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, नोट I बराबर IM साइन 2 पाई FT में E बराबर EM साइन 2 पाई FT में E वोल्टता का तात्क्षणिक मान है। देखिए I बराबर IM साइन ओमेगा टी या E बराबर EM साइन 2 पाई FT, इन दोनों समीकरणों में E वोल्टता का तात्क्षणिक मान है, यहाँ पर धारा का तात्क्षणिक, ये वाला धारा का तात्क्षणिक मान या फिर इंस्टैंटेनियस वैल्यू है, और ये वोल्टता का तात्क्षणिक मान है इन दोनों समीकरण में। इसके अलावा क्या है, F प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति है, ये वाला F आवृत्ति है, और I बराबर IM साइन 2 पाई T/t में E, या फिर दूसरा समीकरण E बराबर EM साइन 2 पाई T/t में T प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टता का आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का आवर्तकाल है। अभी ये आवृत्ति, आवर्तकाल, इंस्टैंटेनियस वैल्यू, ये सब क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे। कभी कभी E बराबर EM साइन ओमेगा टी को V बराबर VM साइन ओमेगा टी भी लिखा जाता है, क्योंकि ये क्या है वोल्टेज है, इसको वोल्टेज के फॉर्म में भी इस तरीके से लिखा जा सकता है, V बराबर VM साइन ओमेगा टी। देखिए इसमें हम लोग समझ लेते हैं, ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा का इंस्टैंटेनियस वैल्यू, जिसे तात्क्षणिक मान बोलते हैं। और ये VM क्या हो गया,
ये है इसका मैक्सिमम मान, जिसे अधिकतम मान बोलते हैं, और ये है साइन ओमेगा टी, जो ये समीकरण इसका फलन है साइन ओमेगा टी का। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिभाषाएं। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं, इसको देख लेते हैं। जैसे पहला है आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी से, या फिर वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी से। ये दोनों ही, ये धारा का स्टैंडर्ड समीकरण है, ये वोल्टता का स्टैंडर्ड समीकरण है। इन्हीं से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे तात्क्षणिक मान क्या होता है, जिसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी बोलते हैं। देखिए, किसी प्रत्यावर्ती राशि धारा या वोल्टता, प्रत्यावर्ती राशि दो टाइप का होता है, धारा या वोल्टता होती है, का किसी विशेष क्षण पर मान तात्क्षणिक मान कहलाता है। आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी में आई धारा का टी समय पर तात्क्षणिक मान है। जैसे देखिए यहाँ पर आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है। यहाँ टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, पर जो वैल्यू आएगी इसी को धारा का, यहाँ पर आई का मान जो आएगा इसी को जो है धारा का तात्क्षणिक मान कहते हैं। इसके अलावा दूसरी परिभाषा क्या है, दूसरी परिभाषा क्या है, अधिकतम मान अथवा आयाम, मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड। देखिए, मैक्सिमम मान को आयाम भी बोलते हैं, इसके अलावा और कुछ भी बोलते हैं जो अगले पृष्ठ पर है। देखिए, अधिकतम मान किसको बोलते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ दिखाया हुआ है, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। प्रत्यावर्ती धारा साइन का फलन होता है, तो इसका जो है फंक्शन जो है साइन का फलन होता है, जिसके कारण इसका वेव जो प्राप्त होगा वो साइन वेव के बराबर या साइन वेव के जैसा ही प्राप्त होता है। तो साइन वेव की शुरुआत मूल बिंदु से चालू होती है। तो मूल बिंदु से स्टार्ट होकर ये देखिए पहले मैक्सिमम मान तक धीरे धीरे बढ़ के मैक्सिमम मान तक पहुंचता है, फिर घटते हुए 0 पहुंच जाता है, फिर यहाँ से दूसरी तरफ अपने मैक्सिमम मान को जाता है और फिर घट के 0 हो जाता है। तो मैक्सिमम मान दो तरीके का होता है, एक जो है पॉजिटिव मैक्सिमम मान होता है और दूसरा निगेटिव मैक्सिमम मान होता है, जो यहाँ पर अचीव होता है इस पॉइंट पर। तो यही जो है धारा का या वोल्टता का अधिकतम मान होता है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है थ्योरी फॉर्म में। प्रत्यावर्ती राशियों के एक चक्र के धनात्मक तथा ऋणात्मक अधिकतम मान को आयाम या अधिकतम मान कहते हैं। एक चक्र के पॉजिटिव या निगेटिव साइकिल में, ये पॉजिटिव साइकिल हो गया, ये निगेटिव साइकिल में अधिकतम मान जो होता है उसी को उसका धारा का अधिकतम मान या एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको आई एम से डिनोट करते हैं, वोल्टता के अधिकतम मान को वी एम से भी, यहाँ धारा के लिए आई एम और वोल्टता के लिए वी एम से लिखते हैं। देखिए, अधिकतम मान को शिखर मान या श्रृंग मान भी, जिसे क्रेस्ट वैल्यू कहते हैं, ये अधिकतम मान का ही नाम है दूसरा। अधिकतम मान को शिखर मान या श्रृंग मान, जिसे क्रेस्ट वैल्यू भी बोलते हैं। अब अगला टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। तो आइए इसको समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का साइकिल किसे कहते हैं। साइकिल का हिंदी होता है चक्र। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का चक्र भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रत्यावर्ती धारा कुछ इस तरीके से साइन का फलन होता है, तो जिसके कारण इसका वेव साइन वेव जैसा मिलता है, ये साइन वेव है। तो सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, शून्य से प्रारंभ होती है, अपने बढ़ते हुए अधिकतम मान को जाती है, फिर यहाँ से पॉजिटिव साइड में अधिकतम मान को जाती है, फिर यहाँ से घटना प्रारंभ होकर शून्य तक आती है और फिर शून्य से ऋणात्मक दिशा में मैक्सिमम मान को जाती है, इसके बाद फिर घटते हुए शून्य को आ जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मूल बिंदु से लेकर यहाँ तक जब फिर से शून्य वैल्यू पे आ जाती है, तो इसी को एक साइकिल बोलते हैं हम लोग। फिर यहाँ से दूसरी साइकिल प्राप्त हो जाती है। एक साइकिल 0 से 2 पाई तक होता है, यानी 360 डिग्री तक होता है। देखिए, ये 0 है, यहाँ पाई है, यहाँ 2 पाई है। पाई के लिए हाफ साइकिल होता है, 2 पाई के लिए फुल साइकिल होता है। तो यही थ्योरी फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि साइकिल किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का साइकिल क्या होता है।
प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता शून्य से आगे बढ़ते हुए अपने अधिकतम मान को प्राप्त करता है। इसके बाद यहाँ से घटते हुए पुनः शून्य पर आ जाता है। इसके आगे यह अपने ऋणात्मक मान के अधिकतम मान स्थिति पर पहुँचते हुए पुनः शून्य हो जाती है। इसके बाद पुनः यह धनात्मक मान की तरफ बढ़ता है और यही क्रिया बार बार रिपीट होती रहती है। देखिए, यहाँ से शून्य से चालू होकर पॉजिटिव अधिकतम मान पहुँचा, फिर जीरो हुआ, फिर निगेटिव की तरफ बढ़ा, फिर जीरो हुआ। इसके बाद देखिए, अब यही प्रक्रिया जो यहाँ से यहाँ तक हुई, यही यहाँ से रिपीट होना चालू हो जाती है, फिर अगले बार फिर रिपीट होगी। इसके बाद ऐसे ही चलती रहती है। तो इसी को जो है एक साइकिल, जो पॉजिटिव और निगेटिव क्रम मिलकर एक साइकिल बनाता है, इसी को प्रत्यावर्ती धारा का एक साइकिल कहते हैं। और केवल पॉजिटिव या निगेटिव को लेंगे तो इसको प्रत्यावर्ती धारा का केवल हाफ साइकिल बोलते हैं। देखिए, यहाँ तक लेंगे तो ये भी हाफ साइकिल है और ये भी हाफ साइकिल है, और दोनों को ले लेंगे तो ये पूरी साइकिल हो जाती है। तो ये बात यहाँ पर लिखो। इसके बाद बार बार यही क्रिया चलती रहती है, इसी को प्रत्यावर्ती धारा का वेव फॉर्म बोलते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का आवर्तकाल या चक्रकाल। तो आवर्तकाल या चक्रकाल क्या होता है? किसी प्रत्यावर्ती राशि के एक साइकिल पूर्ण करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से लिखते हैं, इसका मात्रक सेकंड होता है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? एक साइकिल का समय, जो यहाँ पर इस ग्राफ में देखिए, एक साइकिल में यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाने में जो समय लगता है, ये टी, इसी को प्रत्यावर्ती धारा का क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल, या फिर इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आवृत्ति है। इसको समझ लेते हैं कि आवृत्ति क्या होता है। देखिए, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, प्रत्यावर्ती राशि या वोल्टेज या धारा एक सेकंड में जितनी साइकिल पूरी करती हैं उसकी संख्या प्रत्यावर्ती राशियों की आवृत्ति होती है। इसे एफ से लिखते हैं, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि एक साइकिल में जितना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आवृत्ति के लिए कि एक सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट होती है उसको आवृत्ति बोलते हैं। तो आवृत्ति और आवर्तकाल में कुछ रिलेशन होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आवृत्ति और आवर्तकाल में रिलेशन या संबंध। चूंकि एक चक्र का समय क्या होता है? टी सेकंड होता है, जिसको आवर्तकाल बोलते हैं। अभी पिछले पृष्ठ पर हम लोगों ने देखा कि एक चक्र का समय सेकंड में क्या होता है? आवर्तकाल होता है। तो एक सेकंड में चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी? 1/t हो जाएगी, क्योंकि एक चक्र में टी सेकंड लग रहा है। तो एक सेकंड में कितना चक्र लगेगा? 1/t। तो यही एक सेकंड में चक्रों की संख्या की हम लोग क्या बोलते हैं? यह भी यहाँ पढ़े हम लोग कि एक सेकंड में चक्रों की संख्या को ही हम लोग आवृत्ति बोलते हैं, और आवृत्ति को एफ से डिनोट करते हैं। अतः इसको यहाँ पर इस बात को रिप्लेस करके इसको एफ से रिप्लेस करते हैं, तो यह बराबर 1/t लिख सकते हैं। यही जो है आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध होता है। इसके अलावा t बराबर 1/f भी इसको लिख सकते हैं। ये दोनों ही बातें एक ही हैं। इसके बाद जो है भारत में जो आवृत्ति है, जो हम लोग अपने घरों में एसी वोल्टेज यूज करते हैं या एसी धारा को यूज करते हैं, उसकी आवृत्ति कितनी है? ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जिसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। अर्थात एक सेकेंड में यह 50 साइकिल कंप्लीट करती है। इसके बाद क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा का औसत मान क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ का औसत मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके जितने भी वैल्यू होते हैं उसको जोड़ते हैं, और फिर इसको जितना भी उसका संख्या होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा औसत मान निकल जाता है। जैसे मान लेते हैं अगर 2 और 4 का औसत निकालना हो तो हम लोग 2 + 4 करते हैं, फिर 2 से उसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि संख्या का मान 2 है तो हमको औसत मिल जाता है। इसी प्रकार अल्टरनेटिंग करंट का जो औसत मान होता है उसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं?
उसको प्राप्त करने के लिए जो पॉजिटिव साइकिल होता है उसकी वैल्यू और निगेटिव साइकिल होता है उसकी वैल्यू को ऐड करते हैं और यहाँ पर उसको जो है 1/2 से डिवाइड करते हैं तो हमको एवरेज मान प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव साइड में प्रत्यावर्ती धारा का मान पॉजिटिव होता है, लेकिन निगेटिव साइड में क्या होता है, निगेटिव होता है। पूरा एक साइकिल, ये हाफ साइकिल हो गया, फिर दूसरे साइड में ये हाफ साइकिल मिलके पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो दोनों साइकिल में एक पॉजिटिव साइकिल है, एक दूसरा निगेटिव साइकिल है, एक साइकिल में ही। तो जब इसको ऐड करेंगे, ये वाला मान इसके बराबर है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव और दोनों ही बराबर हैं, तो जोड़ के क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए जो है प्रत्यावर्ती धारा के एक साइकिल का औसत मान 0 माना जाता है। जब भी कभी क्वेश्चन में पूछे कि प्रत्यावर्ती धारा के एक साइकिल का मान, एक साइकिल के औसत मान कितना होता है, तो हम लोग उसका आंसर 0 लिखेंगे। लेकिन जैसे ही पूछ लेगा कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, वो हम लोग अभी आगे निकालेंगे। देखिए यही बात यहाँ लिखी हुई है। इन दोनों बातों में अंतर होता है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और प्रत्यावर्ती धारा के एक साइकिल का औसत मान, ये दोनों ही बातें अलग अलग होती हैं। जब पूछेगा प्रत्यावर्ती धारा के एक साइकिल का औसत मान कितना होता है, तो उत्तर होगा 0, क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल को जोड़ने पर 0 आता है। ये बात यहाँ लिखी हुई है। प्रत्यावर्ती धारा या बोल्टता के एक चक्र या एक साइकिल का औसत मान 0 होता है। एक चक्र या एक साइकिल का औसत मान 0 होता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा की आधी साइकिल धनात्मक तथा आधी साइकिल ऋणात्मक होती है। अतः एक पूरे साइकिल के लिए इसका योग 0 हो जाता है। इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरी साइकिल का औसत मान 0 होगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक साइकिल का मान, एक साइकिल का औसत मान कितना होता है, तो उत्तर होगा 0। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर पूछ लेता है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो वो 0 नहीं होता। उसको हम लोग कुछ इस तरीके से निकालेंगे, अभी दिखाते हैं। देखिए, इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा का, क्योंकि पूरे साइकिल का औसत मान 0 होता है, इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा का मान आधी साइकिल के लिए ही प्राप्त किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है उसको आधी साइकिल के लिए निकालते हैं, जिसे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान बोलते हैं। औसत मान को ही हम लोग माध्य मान भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के हाफ साइकिल या फिर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और प्रत्यावर्ती धारा के एक साइकिल का औसत मान दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आइए देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वेव फॉर्म दिखाया हुआ है, जिसमें I बराबर IM साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है। ठीक, इसमें हम लोग समाकलन विधि का उपयोग करके इसका औसत मान निकालेंगे। तो समाकलन विधि में किसी राशि का औसत मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। सबसे पहले उसकी लिमिट जितनी होती है उसको रखते हैं 0 to पाई। इसका हम लोग हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, तो 0 to पाई इसका लिमिट लिखेंगे। फिर फंक्शन का यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे I बराबर आई डी थीटा। थीटा एक वेरिएबल है, क्योंकि हर समय थीटा ही बदल रहा है, तो इसको है थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे। और फिर से यहाँ पर इसके लिमिट के अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू घटा देंगे। तो इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला हो गया औसत निकालने का। अब सब वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए लिमिट को रखेंगे 0 to पाई, और आई का मान क्या है, आई का मान यहाँ पर लिखा हुआ IM साइन थीटा, तो इसको यहाँ पर IM साइन थीटा डी थीटा, और पाई टू 0, ये 0 है, इसको रखेंगे। देखिए अब यहाँ से IM क्या है, इस फंक्शन के लिए अचर है, तो IM को हम लोग बाहर कर लेंगे। IM बाई पाई, यहाँ पाई है, पाई में से 0 घटाएंगे तो पाई ही आएगा। और फिर इसका लिमिट रखेंगे 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। लिमिट यहाँ रखेंगे 0 to पाई। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए IM बाई पाई, यहाँ पर अपर लिमिट रखते हैं कॉस, अपर लिमिट क्या है पाई, और लोअर लिमिट क्या है 0, यहाँ पर रखेंगे। तो
cos 180 डिग्री का मान क्या होता है, -1 होता है। फिर माइनस cos 0 का मान 1 होता है। ये वाला माइनस यहाँ पर रखा हुआ है अभी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 आएगा और बाहर निकालेंगे तो ये +2 हो जाएगा। -2 माइनस का माइनस से गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आई एवरेज का मान हमको निकल के आता है 2Im/π एम्पियर। या फिर हम लोग इसी को लिख सकते हैं, जब यहाँ पर पाई का वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो आई एवरेज का मान 0.636 Im के बराबर होता है। तो इस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान प्राप्त हो जाता है हमको हाफ साइकिल के लिए, और इसी को ही हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान बोलते हैं। तो इस तरीके से आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। इसके बाद हम लोग कल के लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।